स्कूल के गलियारों में अजीब सी सन्नाटा पसरा था। हवा जैसे ठहर सी गई थी। हर कोना जैसे किसी अनदेखे डर की आहट से भरा था। पिछली रात के बाद से इरा खामोश थी। उसका चेहरा जर्द था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसने किसी से बात नहीं की, यहाँ तक कि आहना से भी नहीं। आहना को नक्श की चिंता थी। उसका अचानक गायब हो जाना और फिर रहस्यमयी नक्शा पीछे छोड़ जाना, ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता था। नक्शे में जो सुरंग दिखाई गई थी वो स्कूल की पुरानी नर्सरी से शुरू होती थी। वही नर्सरी जहां कल रात इरा को किसी आत्मा की झलक मिली थी। हमें उस सुरंग में जाना होगा, आहना ने इरा से कहा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। इरा ने चुपचाप सिर हिलाया। वो जानती थी कि कुछ न कुछ तो उस सुरंग में छिपा है, शायद नक्श भी। नर्सरी की ओर जब दोनों लड़कियां स्कूल की पुरानी नर्सरी की ओर बढ़ीं, तो चारों ओर अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। दरवाज़ा जंग खाया हुआ था, लेकिन हल्के से धक्का देने पर चर की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर धूल और सीलन की तेज गंध थी। कोनों में मकड़ी के जाले झूल रहे थे। एक तरफ टूटी फूटी खिलौनों की अलमारी थी, दूसरी ओर लकड़ी का एक झूला जो अपने आप ही धीमे धीमे झूल रहा था। ये नक्शा यहीं से शुरू होता है, आहना ने कहा और फर्श पर बनी हुई एक हल्की सी दरार की ओर इशारा किया। दोनों ने मिलकर लकड़ी की फर्श को हटाया। नीचे पत्थरों से बना एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। एक गहरी सांस लेकर दोनों लड़कियां नीचे उतर गईं। सुरंग का रहस्य सुरंग अंधेरी और सकरी थी। आहना की टॉर्च की रोशनी आगे आगे रास्ता दिखा रही थी। दीवारों पर अजीब निशान थे, पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। अचानक इरा रुक गई। क्या तुमने वो सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। आहना ने कान लगाए। एक धीमी सी फुसफुसाहट, मानो कोई पुरानी लोरी गा रहा हो, और साथ में धीमी कराहें। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रास्ता आगे चलकर एक बड़े कमरे में खुला। कमरा पत्थरों से बना हुआ था और उसके बीचों बीच थी 13 कब्रें। ये वही है, आहना ने कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। इरा ने चारों ओर देखा। हर कब्र के ऊपर एक नाम खुदा हुआ था। कुछ नाम जाने पहचाने थे, स्कूल के रिकॉर्ड्स में दर्ज पुरानी छात्रों के। लेकिन कुछ नाम बिल्कुल अनसुने। ये वही आत्माएं हैं जिनका जिक्र रिकॉर्डिंग में था, आहना बुदबुदाई। इरा की आंखें एक कब्र पर ठहर गईं। उस पर नाम था कियान घोष। ये वही नाम जो मेरे सपनों में आता है, उसने कांपते हुए कहा। कब्रों की हरकत जैसे ही उन्होंने ध्यान से एक कब्र की ओर देखा, उसका पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा। धूल के गुबार के बीच एक साया उठता हुआ महसूस हुआ। आहना ने टॉर्च तेज की और वहां कुछ नहीं था। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, आहना ने घबराते हुए कहा। लेकिन तभी दीवार पर कुछ उभरने लगा। किसी अनदेखे हाथ ने एक और नाम लिखा, एकदम ताज़ा। इरा बिष्ट। इरा की सांसें जैसे रुक गईं। उसकी आंखों में डर और अविश्वास था। क्या मतलब है इसका? उसने कांपते हुए पूछा। इसका मतलब अगली आत्मा तुम्हें चुनी गई है, आहना की आवाज धीमी थी। एक नई परछाई तभी सुरंग में अंधेरा और गहरा हो गया। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा फैल गया। फिर अचानक एक चीख, बहुत पास से। इरा के पीछे एक परछाई उभरी, लंबी, काली और आंखों के स्थान पर गहरे खोखले। आहना ने इरा को खींचा। भागो। दोनों दौड़ती हुई सुरंग से बाहर की ओर भागी। पीछे से परछाई की फुफकारें और दीवारों से टकराने की आवाजें आती रहीं। नर्सरी में पहुंचते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और एक भारी अलमारी उसके सामने खींच दी। संस्थापक की वसीयत कांपते हुए आहना ने जेब से एक छोटा टेप रिकॉर्डर निकाला। ये वही था जो उसे संस्थापक के कमरे में मिला था। उसने प्ले बटन दबाया। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। 13 आत्माएं सिर्फ बदले के लिए नहीं आई, वे कुछ छिपा रही हैं। 13वीं आत्मा, वो सबसे अलग है। वो कोई और नहीं बल्कि। टेप यहीं टूट गया। क्या मतलब था इसका? इरा ने घबराकर पूछा। शायद 13वीं आत्मा कोई इंसान था, कोई जिसे मार दिया गया, और अब वो सबसे खतरनाक बन चुका है, आहना ने धीमे से कहा। अगला संकेत जब दोनों वापस हॉस्टल के रास्ते जा रही थी, उन्हें ब्लैकबोर्ड के सामने भीड़ दिखाई दी। स्टूडेंट्स फुसफुसा रहे थे, कुछ डर के मारे रो रहे थे। ब्लैकबोर्ड पर एक नई लिखावट थी, अगली आत्मा खुद चुनेगी अपना शिकार। इस बार रुकावट नहीं बर्दाश्त होगी।
लाल चौक से ये लिखा गया था और नीचे खून की तरह एक बूंद टपक रही थी। इरा ने पीछे मुड़कर देखा, एक परछाई फिर से उन्हें घूर रही थी और इस बार वो और पास थी। रुद्रवन बोर्डिंग स्कूल की दीवारों में अब हर चीज बदल रही थी। हवाओं में भय का कंपन था और अंधेरे कोनों में कुछ ऐसा छुपा था जो धीरे धीरे सामने आने को था। पुरानी लाइब्रेरी के तहखाने में जहाँ कभी छात्र पढ़ा करते थे, अब वो जगह अजीब सी ठंडी और भयावह लगने लगी थी। इरा, जो पिछले कुछ समय से बेहद शांत और डरी हुई लग रही थी, आज अचानक अकेली उस तहखाने की ओर खींचती चली गई। इरा और रहस्यमयी दीवार। जैसे ही वो नीचे पहुंची, दीवार पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक चेहरा जो धीरे धीरे और स्पष्ट हो रहा था। वो वही चेहरा था जो उसने कई बार अपने ख्वाबों में देखा था। बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और दर्द से भरी हुई। तुम कौन हो? इरा की आवाज कांप रही थी। चेहरा कुछ पल के लिए स्थिर रहा, फिर अचानक दीवार की ईंटें खिसकने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था जो उसे बुला रहा था। नक्श की वापसी और चेतावनी। उधर आहना और संतोषी दादी स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स देख रहे थे जब अचानक दरवाजा जोर से खुला और नक्श लौट आया। पर यह नक्श वैसा नहीं था जो कुछ दिन पहले गायब हुआ था। उसकी आंखें गहरी और बुझी हुई थी और चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था। तुम ठीक हो? आहना ने दौड़कर उससे पूछा। नक्श कुछ नहीं बोला, बस एक पुरानी डायरी उसके हाथ में थी। उसने डायरी आहना को थमाई और कहा, मैं उस जगह गया था जहां आत्माएं सोई नहीं, जाग रही हैं। डायरी पर नाम था कियान घोष। डायरी के पन्नों से सच्चाई। आहना और दादी ने जब डायरी पढ़नी शुरू की तो उनकी सांसें थम गईं। उसमें लिखा था, हमने जो खेल शुरू किया था वो अब खेल नहीं रहा। 12 आत्माएं जिनके साथ प्रयोग हुए वो वापस आ चुकी हैं। पर 13वीं, वो अलग है। वो न इंसान है, न आत्मा, वो एक शाप है। जिसने एक बार उसे बुला लिया वो कभी चैन से नहीं जी सका। ये डायरी स्कूल के संस्थापक की है, दादी ने चौंकते हुए कहा। और इसका मतलब है कि ये सब एक प्रयोग था? आहना के मन में डर बैठ चुका था। इरा का सामना उसी समय। इरा उस गुप्त दरवाजे से एक सुरंग में पहुंच चुकी थी। दीवारों पर बच्चों की चीखों की गूंज, खून के धब्बे और छत से लटकती जंग लगी जंजीरें थीं। सामने एक कांच के ताबूत में कोई लेटा हुआ था, एक बच्चा जिसकी आंखें खुली थीं लेकिन शरीर पूरी तरह जड़। उसके माथे पर लाल स्याही से लिखा था, 13, 13। अचानक उसके कानों में आवाज गूंजने लगी, इरा, तुम्हें चुना गया है। वो लड़खड़ाई, पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वह वहीं बेहोश हो गई। ब्लैकबोर्ड पर अगला नाम स्कूल की घंटी बिना किसी छेड़छाड़ के अचानक बजने लगी। हर क्लासरूम में रखे ब्लैकबोर्ड पर एक ही वाक्य लिखा जा चुका था, वो जाग गई है, और नीचे लिखा गया एक नया नाम, आहना चौहान। संतोषी दादी की सच्चाई। संतोषी दादी अचानक गंभीर हो गई। उन्होंने एक छोटी सी संदूकची निकाली जिसमें कई पुराने ताबीज, राख की शीशियां और एक कागज का टुकड़ा था जिस पर मंत्र लिखा हुआ था। अब और छुपाया नहीं जा सकता, उन्होंने कहा। ये आत्माएं सिर्फ स्कूल से नहीं जुड़ी, ये हमारी ही बनाई हुई हैं। मैं इस प्रयोग का हिस्सा थी। आहना और नक्श दोनों अवाक रह गए। हमने 13 बच्चों को चुना था, अनाथ, संवेदनशील और अलग थलग। उनमें से 12 मर गए, पर 13वीं आत्मा ने हमें धोखा दिया। उसने खुद को मारा नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को फंसा लिया इस स्कूल के नीचे। वो आत्मा अब जाग रही है और वो बदला लेगी। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। नक्श की मानसिक स्थिति बिगड़ती है। नक्श ने अचानक सिर पकड़ लिया, जैसे कोई बहुत तेज आवाज उसके भीतर गूंज रही हो। वो मेरे अंदर कुछ बोल रही है। कोई और है जो मेरी सोच को कंट्रोल कर रहा है। उसने दीवार पर सिर मारा और चीखा, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। वो मुझे देख रही है, वो मुझसे बात करती है, रात में, जब सब सो रहे होते हैं। आहना ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से खून बहने लगा था और उसमें कोई निशान उभर आया था। वो वही 13 का निशान था। आखिरी दृश्य, आत्माओं की सभा। स्कूल के प्रार्थना हॉल में हर कोना ठंडा और सुनसान था। लेकिन अचानक वहां एक एक कर 12 परछाइयां दिखाई देने लगी, वो आत्माएं जो पहले बलिदान हो चुकी थीं। हर आत्मा के चेहरे पर एक भाव था, गुस्सा, दर्द, पीड़ा, और फिर एक साथ उन्होंने कहा, हमारा वक्त पूरा हुआ।
अब 13वीं आएगी। हॉल की दीवार पर एक दरार फटने लगी और जमीन से कुछ निकलने लगा, काले धुएं और चीखों से भरा एक द्वार। इसी के साथ बाहर स्कूल की घंटी फिर बज उठी और आसमान में कौवे मंडराने लगे। 13वीं आत्मा लौट चुकी है।